राजगीर की यात्रा के बाद हम अब नालंदा महाविहार को देखने आ गए हैं। नालंदा यूँ तो एक छोटा सा नाम है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास, इसकी उपलब्धियाँ और इसका मुकाम बहुत बड़ा है। बौद्ध मठ की तरह बनी यह यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और यूरोप की बोल्नी यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पुरानी थी। इसके अस्तित्व की कहानी आज से लगभग 1500 साल पहले की है, जब भारत के बिहार राज्य में एक विश्व प्रसिद्ध नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता था। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे सामने देखने को सिर्फ इसके अवशेष ही हैं, जो उस समय की गवाही देते हैं जब नालंदा महाविहार अपनी प्रगति के चरम पर था, क्योंकि यह दुनिया की सबसे ज़्यादा जाना मानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था कि नालंदा भारत में कहीं गुम हो गया? कैसे हुआ नालंदा का पतन? कौन था इसके लिए जिम्मेदार? नालंदा से जुड़ा और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आज के इस ब्लॉग में, जिसका नाम है नालंदा महाविहार यानी नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, और आप देख रहे हैं टीपीएस डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं नालंदा महाविहार के इस सफ़र को, ताकि हम जान सके भारत की महान विरासत को और अनमोल धरोहर के बारे में। नालंदा, नालम और दा मतलब ज्ञान देने वाला। बिहार राज्य में पटना से 95 किलोमीटर दूर और राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 427 ईस्वी से के आसपास की गई थी। गुप्त वंश के पतन के बाद महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला था। हेनसांग, जो एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे, ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य देशों के जैसे कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म और उनका महापरिनिर्वाण भी यहीं पर हुआ था, जिनका विशाल स्तूप यहीं पर बना हुआ है। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार वन थी। आज में भी ये यहाँ पर 2 मंजिला इमारत शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई है। संभवतः यहाँ ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी है, जो आज सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में
भगवान बुद्ध की भग्न प्रतिमा बनी है। यहाँ स्थित मंदिर नंबर 3 इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर से समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। विश्वविद्यालय के 7 बड़े कक्ष और 300 अन्य कमरे थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ ही मिले हैं। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ है। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। नालंदा के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में हेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्री थे। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योगशास्त्र, सांख्य, चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग भी था। नालंदा में हजारों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय भी था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ भी ले गए थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता था। छात्रों का अपना एक संघ होता था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव भी कराते थे। यह संघ छात्र संबंधित विभिन्न मामलों जैसे छात्रावासों आदि का प्रबंध भी करता था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। उनके शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांव से प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था।
मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांतों से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को राजाओं के समर्थन में कमी के कारण भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि सेन राजावंशों के आने के साथ ही इसका संरक्षण कम हो गया था। तारानाथ के अनुसार आपसी झगड़ों से भी इस विश्वविद्यालय की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचा। इस पर पहला आघात हुण शासक महिर कुल द्वारा किया गया। ऐसा बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्णतः नष्ट कर दिया था, किंतु कोई भी बाहरी आक्रमण बिना भेदी के नहीं हो सकता। जैसा कि कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। इसलिए कहा जा सकता है कि आपसी झगड़े भी नालंदा के पतन का प्रमुख वजह रही होगी। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय भी बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने भी यहाँ रखे हुए हैं। नालंदा शिक्षा और विज्ञान का प्राचीनतम केंद्र रहा है तथा कभी महान विश्वविद्यालय रहे इस विख्यात नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो इसे दुनिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों में से एक बनाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर 2010 से एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है। इसमें ईस्ट एशिया सम्मेलन के 16 देशों ने भी आर्थिक सहयोग दिया है और इसका हाल ही में उद्घाटन भी हो चुका है। हमें आशा है और विश्वास है कि नया नालंदा विश्वविद्यालय भी अपना वही मुकाम हासिल करेगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे TPS डायरी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।